चलो देखो बच्चों, हम शुभम सर ऑनलाइन माई स्कूल में अब भौतिक विज्ञान का अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं। जो मात्रक एवं मापन चल रहा था हम लोग का ना, उसमें आगे चल रहे हैं। देखो याद करते हैं हम लोग भाई, पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें हम लोग ये सीखे थे कि भाई विमाओं का क्या उपयोग है, क्योंकि कई बार ये बच्चे पूछ रहे थे सर ये विमा पढ़ क्यों रहे हैं, मात्रक तो पढ़ लिए थे फिर विमा क्यों पढ़ रहे थे, विमाओं का क्या उपयोग था। तो अब हम लोग इसमें दूसरे उपयोग पर आ रहे हैं। पहला उपयोग था कि अगर किसी भौतिक राशि की विमा नहीं पता है तो हम लोग विमा निकालते थे उसकी, ताकि हम लोग को पता चल पाए कि वहां वो भौतिक राशि क्या आ सकती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ यहाँ पे मान लेते हैं कुछ y है, ठीक है, y बराबर हाफ GT² लिखा है, ठीक है। तो अगर इसके थ्रू हम लोग को ये कौन सी विमा मिलेगी, या अगर ये फॉर्मूला सही है तो यहाँ कौन सी भौतिक राशि है, समय है, द्रव्यमान है, लंबाई है, दूरी है, चाल है, क्या है, तो ये पता लगाने के लिए हम लोग विमाओं का प्रयोग करते थे। हम लोग इसकी विमा रख देंगे, क्यों, क्योंकि भाई ये तो एक नंबर है ना, और नंबर की तो कोई विमा नहीं हो सकती है। तो हम लोग इन दोनों की विमा यूज करके पता लगाते कि इसकी क्या विमा है, और फिर जो सही भौतिक राशि होती है जिसकी विमा से ये मैच करता, तो हम बोल देते कि यहाँ पर वही भौतिक राशि रही होगी, ठीक है। वैसे तो हम लोग को पता है ना, ये चीज हम लोग तो 9th में पढ़े होंगे कि फॉर्मूला होता है S बराबर UT प्लस 1/2 AT²। और अगर फ्री फॉल करा, जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को हम यहाँ से गिरा दे ऐसे, तो ये नीचे की तरफ गिरा, तो जो इसका एक्सेलरेशन था वो तो ग्रेविटी की वजह से लग रहा था, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, इसीलिए हम लोग ए की जगह पर स्मॉल g रख देते हैं, जहां पे ये स्मॉल g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो ये कब आया फॉर्मूला, बोले ये फॉर्मूला तब आएगा जब किसी वस्तु का प्रारंभिक चाल क्या हो, शून्य हो। तो हम लोग को समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे किसकी विमा आती, विस्थापन की विमा, ठीक है। तो ये इस तरह की कहानी है। अब इस कहानी के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना एक बार भाई, देखो सुनो सब, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अब जो सेकंड उपयोग है वो ये है कि हम लोग कोई भौतिक राशि का भी विमा जो सूत्र है उसको स्थापित कर सकते हैं किसी भौतिक राशि का सूत्र व्युत्पन्न करना, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि का हम लोग सूत्र निकाल सकते हैं, लेकिन की कंडीशन है, क्या कंडीशन है, यदि यह ज्ञात हो, यदि यह ज्ञात हो कि वह किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। ये कंडीशन है भाई, पहले ये बात पता होना चाहिए, पहले सोचते एक बार। जैसे अगर हम पूछे कि गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र है, तो बोले सर कितनी आसान बात कर रहे हैं आप, तो ये गतिज ऊर्जा का सूत्र किससे दिखाते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा को, बोले गतिज ऊर्जा को तो सर तो हम लोग K से दिखाते हैं, ठीक है। हम बोले K बराबर क्या होता है, बोले K बराबर सर 1/2 mv², ये तो पता है, कैसी बात कर रहे हैं आप, नॉर्मल सी बात है। बोले हाँ ये नॉर्मल बात है, ये पता है हम लोग को। लेकिन अगर एक बार हमारे दिमाग में ये हो कि हम किसी 8, 7, 6 या 5, 5th के बच्चे को ये बताएं कि देखो बेटा गतिज ऊर्जा कोई चीज है, वो बोलेगा क्या चीज है, तो हम उसको समझाएं कि गतिज ऊर्जा मान लेते ये है मार्कर, इसको हम कस के फेंक दिए, तो ये जो अपनी गति के कारण कोई ऊर्जा है, क्योंकि इसी ऊर्जा से ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंच रहा है, तो बोलेंगे इसके पास जो ये ऊर्जा है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो हम उसको ये बताएं कि देखो गतिज ऊर्जा जो होती है ना, वो 2 चीजों पर निर्भर करती है। बोले किस किस चीज पर, एक उस वस्तु के द्रव्यमान पर कि भाई कितना भारी है वो वस्तु, ठीक है। दूसरा उस वस्तु के उस समय पर चाल पर कि जैसे हम कितना तेज फेंक रहे हैं, जैसे अगर हम बहुत तेज फेंके तो तेज जल्दी जाएगा, गतिज ऊर्जा ज्यादा है, लेकिन इसको स्लो फेंके तो बहुत स्लो जाएगा, या तो हो सकता है जा ही ना पाए, गिर जाए रास्ते में ही, ठीक है। तो किस पे निर्भर किया कि भाई वस्तु कितनी भारी है, ट्रक है कि कार है कि पेन है कि मार्कर, इस टाइप का।
और कितनी चाल से चल रहा है, कि सुपर फास्ट स्पीड से चल रहा है, कि हमारे हाथ में रुका हुआ है, कि स्लो स्लो चल रहा है, साइकिल भग रहा है, क्या चल रहा है उस हिसाब से, ठीक है। तो दो चीज पर निर्भर कर रहा है। तो और अगर बोल दे रहे कि चलो अब हम ये फॉर्मूलास को नहीं बताते हैं और हम बोल दिए कि जाओ गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख के लेके आ पाओ कि भाई गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होगा, अगर ये पता हो कि ये इन दोनों चीज पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो हम यही चीज यहाँ सिखा रहे हैं कि अगर किसी भौतिक राशि के बारे में हमको केवल ये पता हो कि वह किस पर निर्भर कर रहा है, तो हम लोग वीमा से उसका सूत्र बना सकते हैं। सोचो कितनी अच्छी बात है ये, कि अगर हमको पता ही नहीं है, खाली ये पता है कि अच्छा इसके बदलने से वो बदल रहा है, इसके बदलने से वो बदल रहा है, ऐसे दो तीन चीजें मिल गई और किसी चीज पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो हम उन सब चीजों से वो जो फाइनल चीज जिसका पता लगा रहे हैं उसका सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग 2 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे ताकि हम लोग को ये चीज क्लियर हो जाए कि किस तरह से सूत्र बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है। क्या लाइन है? लाइन है कि एक कंडीशन है, इसके कुछ शर्त है, ये हमेशा नहीं निकाल पाएगा, कुछ कुछ शर्तें हैं। पहली बात कि वो फॉर्मूला एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, मतलब इस तरह से कि k बराबर 1/2 mv², ठीक है, ऐसे हो। t बराबर 2 पाई कड़ी में L/G, इस टाइप का, ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला हो। लेकिन कभी भी इस तरह का फॉर्मूला ना हो s बराबर ut प्लस हाफ at², मतलब फॉर्मूले के बीच में प्लस या माइनस नहीं आना चाहिए, तो दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या दिक्कत कर सकता है? और दिक्कत कर सकता है अगर वह, जैसे यहां ये गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रहा है? 2 चीजों पर, द्रव्यमान पर और चाल पर। हो सकता है कभी कभी कोई चीज 3 पर निर्भर करे, तो 3 तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो 3 से ज्यादा 4 5 6 चीजों पर निर्भर करने लगेगा तो भी हम लोग विमीय सूत्र से उसका फॉर्मूला निकालना या तो कठिन हो जाएगा या तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो उस पर बात करेंगे। पहले हम लोग ये सीखते हैं कि भाई निकाल कैसे पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हल्की फुल्की कहानी समझ में आई चुकी है। तो अब हम लोग ना इसको हम एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। ये हम लोग के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो इसको हेडिंग लिख लेते हैं, हेडिंग, और इस हेडिंग में थोड़ा बहुत कहानी लिख लेते हैं। लिखो तो कहानी, कहानी ही बोलेंगे, क्योंकि मेन बात तो क्या है भाई, जो भौतिक विज्ञान है, जो फिजिक्स है, वो तो फील वाला सब्जेक्ट है कि अगर फील आ गया, समझ आ गया कि अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं, तो फिर 2 3 4 लाइन लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, तो आराम से लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं भाई, लिख लो। यदि हमें यह ज्ञात हो कि, यदि हमें यह ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, तो हम उन भौतिक राशियों से मुख्य भौतिक राशि का सूत्र स्थापित कर सकते हैं। ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में वीमा की सहायता से। इधर देखो भाई, ध्यान देते हैं एक बार, क्वेश्चन दे रहे हैं, ये एनसीईआरटी का उदाहरण है, हो सकता है लैंग्वेज कुछ आगे पीछे हो जाए, बट सब पढ़ते ही पता चल जाएगा कि हाँ यही क्वेश्चन था। यदि एक सरल लोलक जिसके गोलक का द्रव्यमान स्मॉल m, ये गोलक, गोलक क्या है? गोलक समझ रहे हैं, बॉब भी बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे अगर कोई रस्सी, जैसे मान लेते हैं कोई बेस है, उस बेस से हम किसी रस्सी को लटका दे, ठीक है, और उस रस्सी के नीचे एक बड़ा सा बॉब बांधे, तो अगर हम उसको हिलाएंगे, ऐसे बॉब को ऐसे हिला के छोड़ देंगे, तो ऐसे आगे पीछे करता रहेगा कि नहीं मोशन, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, ठीक है। और वो जो नीचे भारी सा लटकाते हैं ना, देखो हम दिखा देते हैं हल्का फुल्का इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। अगर हम इसको इधर लाके छोड़ दे ऐसे, तो ये इस तरीके से मोशन करना शुरू कर देगा, कभी इधर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और फिर इधर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये उसी के बारे में बोल रहे हैं। यदि एक सरल लोलक जिसके गोलक का द्रव्यमान m, लंबाई
लंबाई स्मॉल l, अरे गड़बड़ दिख रहा है क्या, तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है, ठीक है, स्मॉल g, गुरुत्वीय त्वरण दे दिया गया स्मॉल g। यदि सरल लोलक का आवर्तकाल, यदि सरल लोलक का आवर्तकाल उपरोक्त तीन राशियों पर निर्भर करता है, उपरोक्त तीन राशियों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी तीन राशियां? बोले ये, पहली राशि द्रव्यमान, फिर लंबाई और फिर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, तीन राशियों पर निर्भर करता है। तो विमीय सहायता से, तो वीमा की सहायता से बोलते, तो बीमा की सहायता, बीमा नहीं है भाई, ये पता चला LIC का बीमा समझ रहे हैं कि अरे सर ओहो LIC का, ये वो नहीं है भाई, ये बीमा नहीं है, बीमा है, ठीक है। तो बीमा की सहायता से आवर्तकाल का सूत्र स्थापित करें, आवर्तकाल का सूत्र स्थापित करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि चलिए सर हम, जब आप वीडियो चला ही रहे हैं तो हम लोग पूरा देख ही लेते हैं, ठीक है। सूत्र स्थापित करें। एक बात को दिमाग में ख्याल रखना है कि जब हम बोल रहे हैं तो वीडियो जरूर रोकें, ठीक है, तो वीडियो रोक लो और इसको एक बार ट्राई करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में, सर कैसे ही ट्राई करें, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ सही बात है, पता नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, ये पहला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं और उसके बाद जब हम देंगे तो फिर उसी को इसी हिसाब से, जिस हिसाब से ये करेंगे ना, उस हिसाब से अगले क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखो, पहली नजर में तुमको एकदम क्लियर बता दे रहे हैं भाई। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि सर बहुत लंबा सॉल्यूशन चल रहा है ये, लेकिन है बहुत आसान, एकदम फिक्स तरीका होगा, उसी फिक्स तरीके पे चलते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आंसर तक हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके पिछले लेक्चर का DPP वगैरह करते चलो भाई। ऐप में हम लोग के ऑनलाइन माई स्कूल के ऐप में ना DPP भी आ चुका है, पिछले लेक्चर तक का DPP सॉल्यूशन भी आ चुका है, तो उसको ध्यान से देखते करते रहो। और फिर ये अगला कर रहे हैं, क्योंकि इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन सब DPP में भी दे देंगे, तो वहाँ पे इसको अच्छे से कर लेना। ध्यान देते हैं एक बार भाई, द्रव्यमान दे दिया गया, ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, तरल लोक आवर्तकाल सब कुछ पता, ठीक है। अच्छा चलते ध्यान देते हैं भाई। पहले सबसे पहले आवर्तकाल, आवर्तकाल को हम लोग किससे दिखाते हैं? आवर्तकाल को ये यहाँ पे मान लेते हैं, क्वेश्चन में दिया ही है। आवर्तकाल को हम लोग स्मॉल कैपिटल T से दिखा रहे हैं, ठीक है, कैपिटल T से। किन किन पे निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पे, लंबाई पे और गुरुत्वीय त्वरण पे, ठीक है। तो अब हम लिखना शुरू कर रहे हैं भाई। पहला समीकरण, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो किस पे निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पे, m की पावर x मान लिया, ठीक है, m की पावर x, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अच्छा, समीकरण 1। अब दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ सकता है पहले कि सर ये x क्या है? x हम अपने मन से मान रहे हैं, हमको ये तो पता है कि भाई द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, लेकिन कौन से द्रव्यमान पे? 1/m पे, m की घाते 1/2 पे, करड़ी में m पे, 1/, करड़ी में m पे, कि किस पे निर्भर कर रहा है? m की घाते 2, m की घाते 3, m की घाते -3, -5, -7, m की घाते 0, क्या पता, कुछ पता ही नहीं हम लोग को। तो हम लोग इसीलिए इसका घात क्या मान ली? x। अब दिमाग में आ सकता है इस तरीके कैसे हो रहा है ये, याद करो, गतिज ऊर्जा का सूत्र याद करो। हम क्या बोले कि अगर हम किसी 8th 9th के बच्चे के पास जाते, 8th के बच्चे के पास, तो हम उससे बोलते हैं गतिज ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान पे और चाल पे निर्भर कर रहा है। तो सोचो ना, तुमको, हम लोग को पता है कि गतिज ऊर्जा जो है उसका सूत्र होता है 1/2 mv²। तो देखो ना, m की कितनी घात है? बोले सर 1 घात है, एकदम सिंपल बात है ये तो। v की कितनी घात है? 2 घात है। तो m की 1 घात है, v की 2 घात है, साफ साफ दिख रहा है। तो हमको तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि जब हम 8th के, हमको तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि जब हम 8th के बच्चे के पास जाएंगे तो वो तो उसको पता ही नहीं है कि भाई m की कितनी घात पर, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं निर्भर कर रहा है। तो m की 1 घात, 2 घात, 5 घात कुछ भी हो सकता था, वैसे v की भी 1 घात, 2 घात कुछ भी हो सकता था। अब हम लोग को ये बात पता है कि नहीं, m की 1 घात पर और v की 2 घात पर ये निर्भर कर रहा है, ठीक है। फिर क्या करें भाई? द्रव्यमान वाला तो हो गया,
अब इसी तरह से लंबाई ले चलते हैं, टी की प्रोपोर्शनल क्या मान लेंगे, एल की घाते वाई, क्योंकि एल की कितनी घात पर फिर नहीं पता है। फिर टी समानुपाती, क्योंकि निर्भर कर रहा है कितनी घात पर पता ही नहीं है, जी की मान लेते हैं। भाई जी की कितनी घात, बोले जी की घात सर जेड मान लेते हैं। समीकरण नंबर 3, अगर हम तीनों को मिला दें तो हमको क्या मिलेगा, टी समानुपाती एम की घाते एक्स, एल की घाते वाई और जी की घाते क्या हो जाएगा, जेड। भाई हम लोग को पता है कि समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है, नहीं पता है तो दिमाग लगा इसको रटेंगे भाई, कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो हम लोग एक नियतांक लेके आते हैं, ठीक है। तो के एम की घाते एक्स, एल की घाते वाई और जी की घाते जेड। अच्छा ये के क्या है, तो के ना एक विमाहीन नियतांक है, विमाहीन नियतांक। अच्छा हम लोग साथ ही में ना समझते हुए भी चलते हैं कि क्या चीज है जो किसी भी क्वेश्चन में सेम रहेगा। भाई जिस जिस पे भी निर्भर कर रहा होगा हम लोग उसको एक्स वाई जेड घात या ए बी सी डी घात इस टाइप का मानेंगे, सबको कंबाइंड हमेशा करेंगे। कंबाइंड करने के बाद हमेशा समानुपाती का चिन्ह होगा, उसको हटा के हमेशा बराबर का चिन्ह लेके आएंगे, और जो नियतांक लेके आएंगे वो हमेशा विमाहीन नियतांक होगा। यहां तक की बात समझ में आ रही है, तो ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान देना एक बार। अब ध्यान देते हैं एक बार ना, विमाहीन नियतांक की बात तो हो चुकी है हम लोगों की भाई। अब लिखते हैं एक बार आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल एक तरह का समय। पहले अगर आवर्तकाल में कुछ गड़बड़ लग रहा तो हम बता देते हैं, ये ना हम लोग पूरा पाठ पढ़ेंगे 11 में हम लोग के है, सरल लोलक के नाम, सरल आवर्त गति के नाम से है। ध्यान देते हैं एक बार ना, जैसे मान लेते हैं रस्सी सबसे नीचे ना कुछ बड़ा सा बॉल टाइप का मान लेते हैं, जब ये ऐसे गया हम ऐसे 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 ऐसे, हम यहाँ कहीं एक हम यहाँ पे आसपास में कहीं एक वीडियो दिखा देते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो देख लो एक बार पहले। The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period. You can compute it with the help of this simple exercise. Take a simple pendulum. Let it come to rest. Identify the equilibrium position O on the ground below. Now take the bob to one extreme position A and identify it on the ground below. Start a stopwatch and release the bob at the same time. When the bob comes back to the extreme position A, note the time on the stopwatch. अब देखो भाई सिंपल बात है, अगर हम इसको देखें, देखो देखना ध्यान से ना, यहाँ बीच में है, यहाँ पे हम इधर लेके गए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये हुआ एक आवर्तकाल। एक आवर्तकाल मतलब जितनी देर में ये एक चक्कर पूरा कर लेगा, इधर गया वापस वहीं, फिर उधर और वापस वहीं। तो यहाँ पे यहाँ ऐसे 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 ऐसे, इतने में जो टाइम लग रहा है ना उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। तो आवर्तकाल क्या है, समय है। तो समय की विमा क्या होगी, मुझे समय की विमा, समय की विमा, समय की विमा क्या होगी, बोले अच्छा तो सर पिछले टर्म में उसके पिछले टर्म में कई बार किए हम लोग, समय की विमा तो कैपिटल टी। कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आवर्तकाल को दिखा रहे थे, विमा तो हमेशा बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे ना। अच्छा जब हम लोग विमा लिखना शुरू करेंगे तो भाई उन्हीं राशियों का लिखेंगे जिनकी विमा होगी। के तो एक विमाहीन राशि, तो के अब बेचारा बचेगा ही नहीं। द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा कितनी, कैपिटल एम, पूरे की घात कितना, एक्स, ठीक है। लंबाई, लंबाई की विमा कितनी, बोले कैपिटल एल सर, घात कितनी, वाई, ठीक है क्या। फिर जी, जी पे कितना एल, टी की घाते -2, पूरे की घात कितना, जेड, ठीक है यहाँ तक। अच्छा बस अब अगर हम लोग कंपेयर कर ले, देखना सुनना ध्यान से, भाई यहाँ कितनी घात, कोई घात नहीं तो 1 घात मान सकते हैं, एम दिख नहीं रहा था तो 0 घात, एल दिख नहीं रहा था तो 0 घात, टी की कितनी घात, 1 घात। ये बात समझ में आ रही नहीं, इसको तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, लिख लिए। यहां ध्यान देते हैं अगर, तो m की घाते कितना, x, l की घाते कितना, y प्लस z, ठीक है। अच्छा फिर
टी की घाते कितना -2z। यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या? अगर हम लोग कंपेयर कर लें तो यहां से x कितना मिल गया 0, l की कितनी घात है, इधर कितना है 0, इधर कितनी घात है y प्लस z, यहां पे t की घात कितनी 1, यहां पे -1/2 अरे सॉरी -2z, तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 1/2। ये आ रहा है क्या? ठीक है, अच्छा हटा दे रहे हैं भाई इसको। अब देखते हैं हम लोग एक बार भाई z की वैल्यू -1/2, अगर हम लोग यहां पे रख दें तो y प्लस है लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई होकर तो -1/2 इक्वल कितना 0, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, और x की वैल्यू तो कितनी मिल चुकी है? बोले x की वैल्यू तो सर 0 ऑलरेडी मिल चुका है, और ये हम लोग के पास z की वैल्यू, बस सब कुछ पता है। तो अब हम लोग यहां से अगर t के लिए लिखें तो t इक्वल k, सही है क्या? अब m की घाते कितना था? बोले सर m की घाते तो x था और x की घाते कितना 0 हो चुका है, मतलब x की वैल्यू 0। ठीक है, अब फिर ध्यान देते हैं भाई l की पावर कितना था y की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2, फिर g की पावर z, और z की वैल्यू कितनी -1/2। तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें किसी भी चीज घाते अगर 0 होगा तब तो उसकी वैल्यू 1, खत्म। l का मतलब घात 1/2 का मतलब कितना आ गया रूट करड़ी में, तो करड़ी में l। ठीक है, माइनस में है ना, बटे में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और वो भी 1/2 घात लेके है, इसका मतलब वो भी करड़ी में हो जाएगा। तो कितना आ गया t बराबर k टाइम्स √l/g। ठीक, अच्छा अब भाई अब मेन बात यह आता है कि सर अच्छा इसका मतलब कि जो t है उसका सूत्र कितना आ गया k करड़ी में l/g। ठीक है, अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि सर ये बताइए कि हम लोग तो k माने, कोई और बच्चा हो सकता है उसको c मान सकता था, उसके फॉर्मूले तो c दिखेगा, तो किसी और के में कुछ दिखेगा, तब तो ये सबके में अलग अलग दिख सकता है। बोले हाँ ऐसा हो सकता है कि k कोई k डैश कोई k डबल डैश कुछ भी मान सकता है, तो ना इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये पूछा जा रहा होगा एग्जाम में तो हम लोग यहाँ तक लाके भी छोड़ सकते हैं, कोई k डैश मान तो भी छोड़ सकते हैं, k डबल डैश तो भी छोड़ सकते हैं। मेन खेल है इसका कि ये सही आया है कि नहीं, इस पे कोई बहुत फोकस नहीं करना है, और ये हम लोग वीमा से नहीं निकाल सकते हैं। और यहीं पर ये एक डीमेरिट है कि फॉर्मूला बन तो जाएगा लेकिन एग्जैक्ट मतलब जो क्या फॉर्मूला होगा वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि अरे भाई के तो बहुत बड़ा फैक्टर निभाएगा ना, हो सकता है के 0 हो जाए, के 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो करड़ी वर्डी में कुछ भी आ सकता है वो तो के नहीं पता है तब तो फॉर्मूला नहीं बना ना। जैसे अगर हम लोग का फॉर्मूला आ गया s इक्वल k/80², तब तो ये गलत है ना, क्योंकि k की जगह पर कोई 3 लिख सकता है, कोई k की जगह पर 2 लिख सकता है, लेकिन हम लोग को पता है कि भाई k की जगह तो 1/2 ही आना चाहिए, तो ये ना फॉर्मूला सही होगा हमेशा। ठीक है, तो वीमा से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का तो रिलेशन निकाल लेंगे, लेकिन जो k कांस्टेंट है उसके बारे में नहीं पता लगा सकते। ठीक है, तो बहुत बार एक्सपेरिमेंट को किया जाता है जिसका भी फॉर्मूला निकाल रहे हैं, और उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग इस k को कैलकुलेट कर पाते। ठीक है, तो k जो है ना अनेक प्रयोगों के उपरांत, ठीक है, बहुत सारे प्रयोग किए जाएंगे उस पर बेस्ड, तो हम लोगों को पता चल पाएगा कि वो k की क्या वैल्यू है। ठीक है, अनेक प्रयोगों के उपरांत इस केस में k की वैल्यू क्या मिलती है 2π, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2π √l/g। ठीक है, तो सरल आवर्त गति में इसको प्रूफ करेंगे, उसका तरीका एकदम अलग होगा, लेकिन यहाँ ये हम लोग इसको अच्छी बात देखने का अच्छा कि कम से कम हम लोग k के थ्रू हम लोग को फॉर्मूला डिराइव तो कर ही ले रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं इस पर बेस्ड, फिर और क्लैरिटी बढ़ेगी। हम बोले ना कि एक नज़र में ऐसा लग सकता है कि अरे सर ये तो बहुत सारे इसमें स्टेप हैं, कैलकुलेशन है,
ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चंस रहेंगे, एकदम फिक्स पैटर्न है ना। हम ये बोल रहे हैं कि हाँ लेंदी तो है ही, बड़ा है, लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है, एक फिक्स पैटर्न है क्वेश्चन करने का, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन इसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे, एकदम इसी तरह से कंपेयर करके उसको भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं, एक बार सुनना सब। देखना भाई, देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, उसको ही डिराइव कर लेते हैं। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के नंबर 1 द्रव्यमान, नंबर 2 चाल पर निर्भर करती है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित करें, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन है भाई, करो ध्यान से। तो इसको, ये एक्चुअली में ना पिछले वाले से भी ज़्यादा आसान हो गया। गतिज ऊर्जा किसे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं, द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं, चाल को वी से दिखाते हैं, ठीक है। तो चलो करो ट्राई, एक बार ध्यान से ट्राई करते हैं। एक्चुअली में 10 मिनट में या 5 मिनट में हो जाएगा ये, तो 5 मिनट के वीडियो रोकेंगे और ट्राई करेंगे। तो एक बार ट्राई करने पे जब हम बोलते हैं तो जरूर से जरूर ट्राई किया करो भाई, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करेंगे ना उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देना, एक बार कर लिए होंगे ट्राई, बताए ना। देखना भाई, गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर कर रहा है, 2 चीज़ों पर। तो पहले द्रव्यमान, तो मान लेते हैं कितनी घात, x घात, समीकरण नंबर 1। फिर किस पर निर्भर कर रहा है, चाल पर, घात कितना मान लिए, y। दोनों को कंबाइंड कर लिए तो k समानुपाती m की घाते x और v की घाते y। समानुपाती हटेगा तो नियतांक ले आएंगे, k बराबर, अच्छा ऐसा खतरनाक काम नहीं कर लेना कि अच्छा रुकिए सर, ये देखिए ये और के से के उड़ा ही दिए, पता चला अरे ये के कौन सा है, ये के नियतांक वाला है, और ये के तब कौन सा है, ये के है गतिज ऊर्जा वाला। अरे भाई उड़ा मत देना, पता चला, ठीक है, कि खतरनाक काम के उड़ा ही दिए के से के को, ठीक है। तो ना हम गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हम लोग उसको के से नहीं, लेट से के डैश से दिखा दे रहे हैं, के डैश m की घाते x और v की घाते y, ठीक है। अच्छा बस, अब जैसे कहानी पिछले वाले में लेके चले थे वैसे ही कहानी लेके चलेंगे। अब जैसे हम लोग आवर्तकाल का वहाँ विमा लिखे थे, अब वैसे हम लोग को यहाँ पे गतिज ऊर्जा की विमा चाहिए। अब कोई भी तरह की ऊर्जा हो, चाहे वर्क हो, चाहे बलागुण हो, उसका जो विमी सूत्र था वो तो हम लोग निकाल चुके थे। तो किसी भी तरह की ऊर्जा का जो विमी सूत्र होता है वो तो m l की घाते 2 t की घाते -2 होता है। ये कुछ चीज़ों का याद करना पड़ेगा भाई, बल का, कार्य का, सबको याद करना पड़ेगा विमी सूत्र। के डैश क्या है, के डैश जो है वो एक विमाहीन नियतांक है, ठीक है, विमाहीन नियतांक। तो ये उस तरीके की कहानी है। अच्छा ये समझ में तो आ गया हम लोग को भाई। अगर हम के डैश को गायब कर दें तो अब m पे फोकस करते हैं, द्रव्यमान की विमा कितनी, बोले सर वो तो कैपिटल M होता है, ये x। फिर क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी का कितना l बटे समय को ऊपर लेके गए तो समय की घाते -1 और समय का तो t हो जाता है, तो t की घाते -1 और यहाँ पे कितनी घात, x घात। अब फिर देखते हैं भाई, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, m की कितनी घात, कुछ नहीं तो 1, l की 2, t की -2, ठीक है। अच्छा यहाँ m की कितनी घात, m की तो x घात है,
यहाँ पर कितनी घात, l की y घात है, t की कितनी घात है, -y घात है। ये आ सकता दिमाग में से ये कैसे हो रहा है, तो घात में घात का गुणा होता है ना भाई, तो उस तरह से कर लिए हैं। अच्छा, अगर हम लोग इसको तुलना करें इसका एक दूसरे से, तो तुलना करने पर क्या पता चल रहा है, यहाँ m कितनी घात है, 1 घात है, यहाँ m कितनी घात है, x घात है, तो यहाँ से 1 बराबर x आ गया कि नहीं। फिर l की घात को और हम लोग कंपेयर कर ले, तो इधर है 2, इस तरफ कितना बोले 6, इस तरफ तो सर यहाँ भी y है, उस तरफ कितना है t की घात में, t की घात है -2 बराबर t की इधर घात कितनी है -y, तो चाहे यहाँ से निकाल ले चाहे यहाँ से निकाल ले, y की घात, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो बस अब अगर हम लोग रख दें यहाँ पर, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या बना, k बराबर k डैश, मतलब यहाँ लिख लेते हैं x तथा y का मान रखने पर, ठीक है, x तथा y का मान रखने पर k डैश m की घाते 1 है, ठीक है, v की घाते कितना है 2, तो k बराबर k डैश एम भी स्क्वायर, ठीक है। फिर से वही वाली बात कि कई बार अब k डैश फिर नहीं पता चलेगा, तो कई बार प्रयोग किया गया और प्रयोग कर करके कितनी बार प्रयोग किया गया, तब जाके वो जो नियतांक है ना, विमाहीन नियतांक, उसका वैल्यू पता चला। कितना पता चला, कितना सर क्या मजाक कर रहे हैं, ये तो हम लोग को पता ही है। प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर क्या पता चला कि जो k डैश होता है ना, k डैश, उसका मान आता है 1/2, तो यहाँ से गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र मिल गया, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरीके से नोट कर लो इसको ध्यान से, तो एकदम चलो फिर आगे बढ़े, एक बार देखना सुनना ध्यान से सब। नोट कर लिए ना भाई, हटा दे रहे हैं। इस तरह के ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम एक आध साइड बुक का भी क्वेश्चन करा दे रहे हैं, उसको भी देख लो ध्यान से। बस प्योर प्रैक्टिस है, अगर ये सब समझ में आ गया ना, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी अटकेंगे नहीं, तुरंत बनते जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना। एक और प्रश्न, यदि एक वस्तु को एक मीनार से छोड़ा जाता है, यदि एक वस्तु को एक मीनार से छोड़ा जाता है, तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन, यदि नंबर 1, यदि एक वस्तु को ना एक मीनार से छोड़ दिया जा रहा है। अच्छा, छोड़ने का मतलब क्या होता है, बोले अगर कभी भी किसी वस्तु को किसी मीनार से छोड़ा जाता है ना, तो इसका मतलब कि जब रिलीज बोल रहे हैं ना, धीरे से छोड़ा जा रहा है, तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 मानेंगे, ठीक है। ये बहुत काम में आएगा जब हम लोग आगे जाके 1-2 चैप्टर बाद एक विमीय गति पढ़ेंगे ना, तो जब ये वर्ड तुम्हें सुनाई देगा, छोड़ा जाता है, मुक्त किया जाता है, तो उस सब केस में ना हम लोग यही करेंगे कि प्रारंभिक वेग को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। यदि किस पे निर्भर कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण, अरे एक मिनट, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g, दूसरा है समय स्मॉल t पर, समय स्मॉल t पर निर्भर करता है, स्मॉल t पर निर्भर करता है, उसके बाद तय किया गया विस्थापन, यदि गुरुत्वाकर्षण जी समय t पर निर्भर करता है, तो विस्थापन का सूत्र, तो विस्थापन किसे दिखाते हैं, विस्थापन को ऐसे दिखा रहे हैं ना, विस्थापन का सूत्र
स्थापित करें। ठीक है, विस्थापन का सूत्र स्थापित करना है भाई। अच्छा, तो भाई जिस पर इस पर निर्भर कर रहा है उसकी घात मान लेंगे, एक पे घात x, एक पे घात y, दो ही है ही, तो दोनों मान के फिर दोनों तरफ की मान लिख के कंपेयर कर लेंगे, कहानी खत्म, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर से वैसे ही कहानी 5 मिनट की वीडियो रोकेंगे और ट्राई करेंगे भाई। चलो कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना भाई, करते हैं सॉल्व एक बार। किस पे निर्भर कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण पे, तो g की घातें कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और किस पे निर्भर कर रहा है, बोले सर समय पे निर्भर कर रहा है, तो घात कितना मान लेते हैं, y। ठीक है, और समीकरण नंबर दे देते हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो s समानुपाती g की घातें x और t की घातें क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अच्छा, फिर से वही बात कि भाई समानुपाती हटेगा तो एक समानुपाती नियतांक आ जाएगा कि g की घातें x और t की घातें क्या आ जाएगा, y। अच्छा भाई, फिर से नियतांक आ गया, क्या ये नियतांक वही, बोले हाँ बिल्कुल वही चीज मानेंगे क्या कि भाई जो ये k है ना वो एक विमाहीन नियतांक है जो समानुपाती को हटाने के बाद आया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विमाहीन नियतांक हो गया। बस फिर कहानी चालू, भाई विस्थापन है तो एक तरह का लेंथ ही, लेकिन और लेंथ का जो विमा होता है वो तो कैपिटल L होता है। बोले अच्छा, अगर हम लोग कैपिटल L जान रहे हैं तो बस इसी तरीके से दोनों तरफ की विमा लिखनी होगी। कैपिटल L बराबर, ये तो विमाहीन है के को गायब, जी क्या है भाई, जी एक तरह का त्वरण है ना, और त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय, और वेग की विमा L t की घातें -1 बटे t लिखेंगे, तो जब ऊपर है t की घातें -1 है बटे t को ऊपर लेके गए तो t की घातें -1 और -1 और, तो -1 मिलके -2, क्योंकि कुछ भी हो लेकिन है तो त्वरण ही ना, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, t समय का कितना हो जाएगा, कैपिटल T। ठीक है, अच्छा इस वाले की घात कितना है, इसकी घात है x और इस वाले की घात कितनी हो जाएगी, y। ठीक है, बस करते हैं भाई, कुछ नहीं लिखा है तो L की घातें 1 मानेंगे, T की घातें 0 मानेंगे और M की घातें भी 0 मानेंगे। वैसे M की घात लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इधर तो M दिख ही नहीं रहा है बेचारा। ध्यान देते हैं, x दोनों पर घात लग जाएगा, L की घातें x, T की घातें -2x और ये एक ठो और y आ जाएगा। ठीक है, कंपेयर कर ले अगर हम लोग तो दिख रहा है साफ साफ, यहाँ L की कितनी घात, 1 घात, यहाँ L की कितनी घात, x घात, तो x का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, वहाँ t की कितनी घात है, बोले सर वहाँ t की घात है 0, यहाँ पे -2x प्लस y, इधर उधर कर लेंगे तो y = 2x और x की वैल्यू 1 तो y = 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया कि भाई जो y का मान है वो है 2 और x का मान है 1। तो बस यहाँ हम लोग अगर रख देंगे x और y की वैल्यू तो s बराबर आ जाएगा k, g की घातें कितना है 1, तो मतलब g आ जाएगा, t की घातें y और y का मान कितना है 2, तो s = कितना हो जाएगा, kgt²। ठीक है, फिर वही कहानी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई बहुत बार एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किया गया और फिर समय के साथ पता चल गया कि भाई ये जो k है उसका मान कितना है, प्रयोगों पर नहीं, प्रयोगों के उपरांत कई प्रयोग किया गया, उसके बाद पता चल गया कि जो k है वो होता है 1/2। हम बार बार ये बात बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं भाई कि ये नहीं पता चले कोई बात नहीं, यहाँ तक मेन है कि यहाँ तक बन जा रहा है नहीं, अगर यहाँ तक बन गया तो बस बहुत है। ठीक है, ये इसके बाद हम ये बता दे रहे हैं कि ये बस एक एक्स्ट्रा तौर पर रहेगा 11th-12th की ज़िंदगी में। जब तक हम लोग 11th-12th पढ़ रहे होंगे तब तक भी ये सब कुछ बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, सब कुछ अच्छे से ड्राइव भी होगा। यहाँ हम ना वीमा के उपयोग के साथ साथ लगातार एक कमी भी दिखा रहे हैं। भाई भयंकर उपयोग है, क्या उपयोग है,
कि हम लोग खाली ये पता हो कि किस पर निर्भर कर रहा है तो फॉर्मूला ही बना सकते हैं, लेकिन बेकार बात भी है कि हम लोगों को कई बार प्रयोग करना पड़ रहा है उस के को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया भाई। अच्छा, ये तो हम लोग वैसे जानते भी थे, कैसे भाई, याद करो 9th में हम लोग पढ़े S बराबर, अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे इसके बारे में, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बोले हाँ सर, और अगर उसको विरामावस्था से छोड़ा जाएगा तब तो ये बेचारा 0 हो गया कि नहीं, ठीक है। और अगर फ्री फॉल अभी गिर रहा है ऐसे, तो a की जगह क्या लिख देंगे g, तो देखो ना ये वही फॉर्मूला आ गया कि नहीं, ठीक है। और अगर याद हो अच्छे से तो 9th में सर कराए होंगे या किसी बुक में देखे भी होंगे कि गति के द्वितीय समीकरण है ना, ये गति के द्वितीय समीकरण का कोई और तरीके का प्रूफ था। तो हर चैप्टर में जब हम लोग को मिलेगा ना, जैसे सरल आवर्त गति में, तो वो जो आवर्तकाल का सूत्र था उसको डिराइव करेंगे, उसका तरीका अलग होगा, ठीक है। यहाँ हम बस वीमा का उपयोग दिखा रहे हैं कि हमको ये पता हो कि किस किस पर निर्भर कर रहा है, तो हम लोग उस सूत्र को भी स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके की कहानी है भाई। थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, एक और दे रहे हैं हम लोग के साइड बुक का क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं, एक बार ध्यान से सुनना कि सर क्या बात कर रहे हैं, कब से आप साइड बुक बोल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं। साइड बुक में ये दोनों तो थे ही, कम ही चांस है कुछ सारे साइड बुक में मिले, लेकिन जो अब कराने जा रहे हैं उसका ज़्यादातर चांस है कि सारे साइड बुक्स में वो मिल जाएगा, ठीक है। देखना सुनना ध्यान से, यदि एक तनी हुई डोरी में वो छोटा लिख दिए क्या, एक मिनट, तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति नंबर 1। एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास ये एक एंड है और ये एक एंड है, दोनों तरफ से हम रस्सी को एकदम कस के पकड़े हुए हैं, ठीक है, खूब एकदम टाइट रस्सी है, और अगर उसको ऐसे बीच में हल्का खींच के छोड़ दें तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगता है कि नहीं। तो ये उसी के बारे में कि यदि एक तनी हुई डोरी में कोई हम तरंग उत्पन्न कर दिए तो आवृत्ति क्या होता है कि 1 सेकंड में कितनी बार कंपन कर ले रहा, पूरा कितना कंपन कर रहा है। जैसे हम बोले कि भाई मान लेते हैं हम ऐसे हाथ को घुमा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो हम चालू कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से। हम 1 सेकंड में कितनी बार यहाँ पहुँच रहे हैं, वही इसका क्या बन जाएगा, आवृत्ति। मतलब कि 1 सेकंड में हम किसी चक्कर को कितनी बार पूरा करते हैं, वो जितनी बार होगा ना वही उसकी आवृत्ति होगी। कि अच्छा मतलब 50 बार पूरा, मतलब कि एक चक्कर पूरा करने में 1/50 सेकंड लग रहा है, मतलब 1 सेकंड में 50 बार चक्कर लगा ले रहा है, ठीक है, और स्लो स्लो घूम रहे हैं, तो बोले अच्छा इसका मतलब कि इनकी आवृत्ति जो है वो घट गई है, ठीक है। तो ये वैसी कहानी है। अच्छा, तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति किस किस पर निर्भर कर रहा है। नंबर 1, डोरी की लंबाई स्मॉल l, ठीक है। दूसरा, डोरी की लंबाई हो गया तनाव बल पे, जो तनाव उसके अंदर जो बल होता है ना उस पर तनाव बल, उसको कैसे दिखा रहे हैं, बल को F से, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, जिसको कैसे दिखा रहे हैं, म्यू से। अच्छा, पहले कुछ चीज़ों को हम समझा देते हैं कि ये भाई ये क्या चीज़ है। पहले दूसरे नंबर पे जो लिखा वो क्या है, तनाव। तो तनाव पे फोकस करते हैं हम लोग एक बार। तनाव मतलब कि हम कितनी तेज से खींचे हैं, वो नहीं कि जिंदगी में बहुत, अरे सर एग्जाम आ रहा है बहुत टेंशन है क्या बताएं, तो ये वो वाला नहीं। इंग्लिश में ना तनाव को टेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो तनाव नहीं कि अरे सर क्या बताएं इतना प्रेशर आ गया एग्जाम का ना कि बहुत तनाव में है, ये वो तनाव नहीं है, ठीक है, कि अरे सर वो तनाव है क्या, ये नहीं वो तनाव नहीं है। जैसे अगर आप कोई रस्सी कस के खींचे हुए हैं तो बोले कि अच्छा रस्सी एकदम टाइट होगा कि नहीं, उसको ऐसे खींचना बहुत टफ हो जाएगा, तो बोलेंगे उसमें बहुत तनाव ज़्यादा है। हम रस्सी एकदम ढीला पकड़े हुए हैं तो आराम से खींचना उसना आसान है, तो इसका मतलब उस रस्सी में तनाव क्या हो गया, कम। तनाव भी एक तरह का क्या है, बल है, ठीक है। इस पे बात करते हैं। प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, जैसे हम बोले कि हमारे पास ये रस्सी है, ठीक है,
ये रस्सी जिसकी लंबाई कितनी है 2 मीटर है, इस रस्सी का द्रव्यमान कितना है 4 किलो की रस्सी हो गई। ठीक है, भयंकर, मतलब वो जानवर को जो नहीं गाड़ी मतलब किसको बांधने के लिए बोले, तो जो गैया भैंस को बांधने के लिए मान लो यूज करते हैं, एकदम भारी रस्सी ये मान लेते हैं। अब पूछा गया कि चलो बताओ इसका प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना है, तो बोला जाएगा कि अच्छा सर 2 मीटर में 4 किलो द्रव्यमान है, तो 1 मीटर में कितना, बोले 4 किलो बटे 2 मतलब कितना 2 किलो। 1 मीटर का द्रव्यमान कितना आ गया 2 किलो। तो हम बोलेंगे कि अगर इसका प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान पूछना है तो क्या होता है कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई। ये बोल दे रहे हैं भाई, ये क्या है, ये है कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई है। ठीक है, ये होता है म्यू। तो हम बोल देंगे कि अच्छा इस रस्सी का जो प्रति एकांक द्रव्यमान है, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान जो है वो है 2। ठीक है, 2 kg पर मीटर, क्योंकि अरे अगर मीटर से हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या साफ साफ दिख रहा है कुल द्रव्यमान कितना, कुल द्रव्यमान है 4 किलो, कुल लंबाई कितना 2 मीटर, तो कितना आ जाएगा 2 kg पर मीटर। किससे दिखाते हैं हमेशा म्यू से। ठीक है, म्यू से दिखाते हैं। इसका मात्रक दिख रहा है, क्योंकि मात्रक अगर समझ में आ गया तो फिर वीमा तो समझ में आ ही जाएगी। तो मात्रक कितना है इसका kg प्रति मीटर। ठीक है, तो ये इसका मात्रक है, किसका मात्रक प्रति एकांक लंबाई का। बल का मात्रक तो पता ही है mL/t की घाते -2 और लंबाई का तो L है ही। अच्छा, अगर आवृत्ति को किससे दिखाते हैं भाई, आवृत्ति को दिखाते हैं न्यू से। ठीक है, अगर आवृत्ति का नहीं पता तो हम बता देते हैं, आवृत्ति का सूत्र होता है 1/आवर्तकाल। कैसे होता है, कहां से आ रहा है, कोई फर्क नहीं, कोई सोचना नहीं एकदम, ये जब जहां आएगा तो वहां खूब डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या सीखना है, बस ये सीखना है, क्योंकि इसी से हम लोग को वीमा मिल जाएगा। भाई आवर्तकाल क्या था, समय था कि नहीं एक तरह का, तो आवृत्ति का मात्रक क्या आ जाएगा 1/सेकेंड, मतलब 1/ समय टाइप का हो गया ना। अगर याद हो तो इसी को हर्ट्ज बोलते नहीं, 93.5 रेड FM, तो जो 93.5 हर्ट्ज है ना, ये किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का। 93.5, 92.7, 95 FM बजाते रहो इस टाइप का। तो ये वैसी कुछ कहानी है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है सेकंड इनवर्स, क्योंकि सेकंड ऊपर लेगा सेकंड की घाते -1 हो जाएगा, तो मात्रक क्या हो जाएगा, अरे वीमा क्या हो जाएगा t की घाते -1, और सेकंड इनवर्स को ना हर्ट्ज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना बात तो हो गया हम लोग का। तो चलो भाई इसका सूत्र स्थापित करना है। रोको वीडियो 10 मिनट के लिए और ट्राई करो तो एक बार 10 मिनट में एकदम आराम से होना चाहिए। ट्राई कर लो पहले, सबका मात्रक सबका कुछ बता चुके हैं, क्योंकि मात्रक पता है तो वीमा आराम से लिख सकते हैं। तो ध्यान से सोच समझ के लिखना है, बिल्कुल हड़बड़ाएंगे नहीं। कर लो ट्राई, हो गया है क्या बताएं, देखना भाई। आवृत्ति निर्भर कर रहा है लंबाई पर, तो L की घाते x। आवृत्ति निर्भर कर रहा है बल पर, मतलब बल की घाते y। आवृत्ति निर्भर कर रहा है म्यू पर, मतलब म्यू की घाते z। इक्वेशन नंबर 1 2 3 कंबाइन कर दिया जाए, कंबाइंड कर देंगे तो यहाँ से आवृत्ति का सूत्र बन जाएगा L की घाते x, F की घाते y और म्यू की घाते z। तो यहाँ से आवृत्ति बराबर, भाई नियतांक हटेगा, अरे सॉरी समानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक नियतांक आ जाएगा। L की घाते कितना x आ गया, F की घाते कितना y आ गया, म्यू की घाते कितना z आ गया। और ये जो k है ये क्या है, तो ये एक विमाहीन नियतांक है। ठीक है, विमाहीन नियतांक, क्लियर है ये बात। अच्छा, तो बस करते हैं भाई एक बार ध्यान से। आवृत्ति का क्या विमा हम बताए हैं, आवृत्ति का पहले मात्रक क्या है सेकंड की घाते -1, और सेकंड का विमा अगर हम लिखें मतलब समय का विमा तो t घाते -1 लगा देंगे, तो आवृत्ति का जो विमा आएगा वो कितना आ जाएगा t की घाते -1। ठीक है, k विमाहीन हटा देते हैं, L लंबाई की घाते कितना x। ठीक है, अच्छा फिर इस पे ध्यान देते हैं, बल mLt की घाते -2 पूरे की घाते कितना y। ठीक है, यहाँ म्यू
म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू का क्या था, द्रव्यमान बटे लंबाई था ना, तो ये कितना जाएगा m/l, तो l को ऊपर लेके जाते हैं, l की घाते -1। बात समझ में आ रही है। पूरे की घाते कितना z। अब ध्यान से भाई सबको कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि अभी जो 2 क्वेश्चन के ना उसमें x और y ही रहा था, यहाँ z भी आ गया, तो ध्यान से कैलकुलेशन बस गड़बड़ ना हो। m की घाते 0 क्योंकि यहाँ m है ही नहीं, l की घाते 0 क्योंकि l नहीं है, t की घाते -1 इक्वल, जुटाते हैं ना, एक बार पहले m खोजते हैं, m की घाते बोले y, यहाँ भी m, तो क्या आ जाएगा, z भी आ जाएगा, तो y प्लस z, m को अलग, फिर l लिखते हैं भाई, यहाँ l की कितनी घात है, x घात है, यहाँ से घात में घात का गुणा कर लेंगे तो 1 × y, तो y आ जाएगा, x प्लस वाई, घात में घात का गुणा -z आ जाएगा, ठीक है। तो अब t लिख लेते हैं, t, यहाँ पे घात में घात का गुणा, तो माइनस में 2y आ गया कि नहीं, बात समझ में आ रही है। चलते हैं भाई, तुलना कर लिया जाए, तुलना करते ही हम लोग आंसर पाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे तुलना करते हैं, m की यहाँ कितनी घात है 0, यहाँ कितनी घात है y प्लस z, ठीक है। फिर यहाँ l की कितनी घात 0, यहाँ पर x प्लस वाई माइनस z, ठीक है। यहाँ देखते हैं वहाँ पे t की कितनी घात है -1 बराबर, यहाँ पे माइनस में 2y, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक है, y की वैल्यू 1/2। यहाँ अगर हम लोग y की वैल्यू रख दें तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 1/2, अरे y की वैल्यू 1/2 तो z की वैल्यू -1/2। अब यहाँ रखते हैं एक बार ना, 0 इक्वल x, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -1/2, एक माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस प्लस 1/2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, ठीक है। तो ये x हो गया भाई, x इक्वल -1, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देते हैं, ये रहा हम लोग के पास फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले में x, y और z की वैल्यू अब पुट कर देते हैं। न्यू बराबर k, ठीक है, k l की घाते, l की घाते कितना है -1 है, क्योंकि x की वैल्यू मिल चुकी है -1, f की घाते y, तो f की घाते 1/2, ठीक है, y का मान, फिर म्यू, म्यू की घाते कितना -1/2, ठीक है। ध्यान देते हैं एक बार, k बटा l हो जाएगा, अरे l की घाते -1 का मतलब बटे में लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, करड़ी में f आ गया, क्योंकि f की घाते 1/2 मतलब करड़ी, नीचे लेके जाएंगे तो +1/2, उसको भी करड़ी में लिख सकते हैं, तो f बटा म्यू हो गया कि नहीं। तो यहां से आवृत्ति का क्या मान मिल जाएगा, k बटा l करड़ी में f बटा म्यू, ठीक है। तो ये इस तरीके से भाई, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले मिल सकते हैं जिसमें हम लोग समय समय के पर, मतलब हम लोग को अगर ये पता हो जाए कि वो भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है, तो हम लोग उसका सूत्र स्थापित कर सकते हैं। तो आज हम लोग ना विमाओं का एक और उपयोग पढ़ लिए हैं, अगले टर्न पे विमाओं का और एक उपयोग पढ़ेंगे, फिर उसके फायदे और नुकसान। फायदे तो देख ही चुके 3-4 प्रॉपर्टी में मेन, फिर हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ तक लिमिटेशन है, कि कहाँ पे विमा जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो चलो बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे। लेकिन एक बात ख्याल रखें भाई, DPP की प्रैक्टिस करते रहेंगे ध्यान से ना, तो ऐप पे हम लोग के ऑनलाइन माई स्कूल के ऐप में इसका DPP वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो बस करते हैं, थैंक यू।